अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आई प्लान के यूट्यूब नॉवल से हट के आप लोगों के साथ जो है वो कुछ एक्साइटिंग, कुछ डिफरेंट जो है वो शेयर करूँ। सो आई प्लान दिस सीरीज़ ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियन। आई होप आप लोगों को इससे कुछ आइडिया तो हुआ हो। काफ़ी सारे ऐसे ओपिनियंस होते हैं नॉवेल्स को लेके या पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो सर्कुलेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं होते या काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल होते हैं। यूट्यूब नॉवेल्स तो चलते ही रहेंगे, रिव्यू होता रहेगा, बट मैं यूट्यूब वाले स्टाफ को रिव्यू कर करके भी थोड़ा सा थक गई हूँ। तो आई थॉट कि चलें आप लोगों के साथ जो है वो एक डिफरेंट चीज़ उसको शेयर करती हूँ। आप में से मैक्सिमम ऑडियंस तो ज़रूर ऐसी होगी कि जो हमारी नोन राइटर्स हैं प्रेजेंट मॉडर्न फिक्शन में, उनका आइडिया तो सबको ही है कि कौन किस तरह से लिख रहा है, क्या नॉवेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं सब ने उनको पढ़ा ज़रूर होगा। सो जो ये सीरीज़ है अनपॉपुलर ओपिनियंस वाली, ये उन्हीं राइटर्स के डिफरेंट नॉवेल्स और कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के बारे में है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि अनपॉपुलर ओपिनियन जो है वो क्या है। इट्स जस्ट लाइक कि कोई एक पर्टिकुलर नॉवल या कोई एक वर्क हो सकता है किसी भी कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट का, और उसमें डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं या डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो इस तरह से हैं कि मुख्तलिफ लोग उनको मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं, या उनके बारे में उनका एक ऐसा ओपिनियन है जो कि उस कैरेक्टर के साथ काफ़ी हद तक बैठता नहीं है या रिलेट नहीं करता, या मेजॉरिटी उसको वैसे नहीं देखती, या काफ़ी हद तक कुछ ऐसे स्टेंसेस हैं कि उस कैरेक्टर को उस नज़र से, उस लेंस से प्रेजेंट नहीं किया गया, या कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ें मौजूद भी हैं और हम उसको मिस कर देते। वैसे तो मैं कुछ चैनल्स को गो थ्रू कर रही थी यूट्यूब पे मौजूद, लेकिन आई थॉट कि आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट शेयर करती हूँ, जो कि मेरा काफ़ी टाइम से प्लान भी था। सो ये एक सीरीज़ होगी, इसमें जितने भी कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट हैं उनके नॉवेल्स के जो अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं या कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं रीडिंग कम्युनिटी में, उनको डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल जिहान सिकंदर है, उसके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ रेड फ्लैग, या वो एक काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर था, उसको जस्ट ऐसे ही फ्लॉन्ट किया जाता है या वो ओवर हाइप्ड है। सिमिलरली सलार सिकंदर, उसके बारे में कुछ कहते हैं कि उसने इमामा को कैरेक्टरलेस बोला था, सो ही इज़ अ टॉक्सिक कैरेक्टर। पता नहीं क्यों सब उसको इतना पसंद कर रहे होते हैं। उमर जहांगीर, अमर बेल का जो कैरेक्टर है, उसके बारे में कहा जाता है दैट ही इज़ अ वॉकिंग रेड फ्लैग। और काफ़ी सारी फीमेल लीड्स हैं, उनके बारे में भी सर्टन पर्सपेक्टिव हैं। हया के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी उसमें तब्दीली आई थी वो सब जो है वो जिहान की मरहून मिन्नत थी। और इमामा हाशिम के बारे में कहा जाता है कि उसका कैरेक्टर काफ़ी फ्लॉड था, नेगेटिव था, या शी डोंट डिज़र्व सलार। इस तरह के बहुत सारे अनपॉपुलर ओपिनियंस। और काफ़ी सारे राइटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे राइटर्स को कॉपी कर रही हैं या उनका अपना एक यूनिक स्टाइल नहीं है। सो इस तरह की एक सीरीज़ मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ इसे शेयर किया जाए कि जो अनपॉपुलर ओपिनियंस हम लोग हमेशा सुन रहे होते हैं या कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में आइडिया है, तो उन्हें क्यों ना एड्रेस किया जाए, उनसे रिलेटेड मेरे क्या ओपिनियन है, या राइटर ने उनको किस लेंस से लिखने की कोशिश की है, या क्या उनमें वो चीज़ें मौजूद हैं, या हम कौन सी ऐसी बातें हैं जो इग्नोर कर देते हैं। तो वो सब कुछ जो है वो मैं आपके साथ इस सीरीज़ में एड्रेस करूँगी। अब काफ़ी सारे ओपिनियंस थे तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं किससे स्टार्ट करूँ। देन आई थॉट सो कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद आवर वेरी लवी डवी इमामा हाशिम। अब अगर कोई नॉवेल्स नहीं भी पढ़ता या उसको बहुत थोड़ा सा आइडिया नॉवेल्स के साथ, या वो नॉवेल्स के साथ बहुत ज़्यादा इन टच नहीं है, या यूट्यूब नॉवेल्स को जो है वो इनग्रेन कर रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसने इमामा हाशिम का, सलार सिकंदर का, आबे हयात का और पीरे कामिल का नाम तो ज़रूर सुना, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द नोन नॉवेल्स बाय उमैरा अहमद। और उन नॉवेल्स में इसका शुमार होता है जो कि बेस्ट सेलर्स में से हैं या जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। बेसिकली तो पीरे कामिल और आबे हयात के दरमियान एक मेजर जो है वो लैप्स है ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स का। लेकिन जब आबे हयात आया, पीरे कामिल का सेकंड वर्जन, तो उसमें जिस लाइट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है इमामा और सलार का कैरेक्टर, क्योंकि वो उनकी मैरिड लाइफ है और फिर उनके बच्चे हैं और आगे के सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो रीशेप हो गए इमामा की तरफ, एंड दे स्टार्टेड टैगिंग हर एज अ रेड फ्लैग कैरेक्टर, या ये कि वो सलार को डिज़र्व नहीं करती थी या उसका कैरेक्टर जो है वो इतना फैसिनेटिंग नहीं है। अब ये तो एक कॉमन सा ओपिनियन है जो चल रहा होता है, क्योंकि जी सलार की बहुत ज़्यादा हाइप है, तो कहीं ना कहीं इमामा को सारे निगलेक्ट कर देते हैं, वो उसको उसके कैरेक्टर को प्रॉपर्ली देख नहीं रहे होते कि वो कितना खूबसूरती से लिखा गया एक कैरेक्टर है। जिस ओपिनियन ने मेरी अटेंशन पिक की इमामा के कैरेक्टर को लेके, वो एक प्रॉमिसिंग यंग राइटर की स्टेटमेंट थी, एंड शी लेबल्ड हर एज अ रेड फ्लैग कैरेक्टर। आप में से काफ़ी सब लोग उन राइटर को जानते होंगे और उनका वर्क भी पढ़ते ही होंगे। शी इज़ अ नोन राइटर और काफ़ी यंग है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी। हर उनकी स्टोरी पे मैंने ये देखा, शी मैंशनड के फ्यू ईयर्स बैक शी थॉट कि इमामा हाशिम वाज अ रेड फ्लैग कैरेक्टर, और जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी जो है वो शन भी किया, बिकॉज इमामा को नापसंद ज़रूर सब लोग करते हैं, लेकिन रेड फ्लैग अटैच करना इट्स क्वाइट अ बिग टर्म। इक्वली उन्होंने अपनी एक स्टोरी में ही शेयर किया कि किस तरह वो उन्हें पहले रेड फ्लैग लगती थी लेकिन अब नहीं, और जो उन्होंने वजह बताई, मुझे वो वजह भी थोड़ी इमेच्योर लगी, फ्लॉड लगी। मुझे ऐसा लगा कि
इस लेंस से इमामा के कैरेक्टर को देखना काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देगा। सो वो सब कुछ क्या था मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स के साथ टॉक्सिक और रेड फ्लैग वाला एक वर्जन अटैच है, तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि क्यों ना वेरी इनिशियल वीडियो में ही आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी बता दूं कि एक फ्लॉयड कैरेक्टर क्या होता है, एक रेड फ्लैग कैरेक्टर क्या होता है, या एक टॉक्सिक कैरेक्टर क्या होता है। क्योंकि ये चीज़ तो अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर एक कैरेक्टर जो है वो सांस भी ले ले और उसका सांस भी किसी दूसरे उसका सांस भी रीडर्स की मर्जी के मुताबिक ना हो तो वो उसको रेड फ्लैग के साथ जो है वो टैग कर देते हैं, या वो कहेंगे कि ये एक टॉक्सिक कैरेक्टर है। वेल ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर्स टॉक्सिक नहीं होते या रेड फ्लैग नहीं होते, डेफिनेटली उनके फ्लॉज होते हैं और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव साइड पर भी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि बस फटाफट से कैरेक्टर को जो है वो लेबल कर दो, उसको एक सर्टन कैटेगरी में पुट कर दो। अगर हम इसको थोड़ा सा मेच्योरली या वाइजली सोचें तो क्या हम सब लोग इंसान नहीं हैं? हम सब लोग अपने फ्लॉज के साथ, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं और हम में से कोई ना कोई अपनी खूबियों या हामियों में ज़्यादा वेटेज लेके घूमता है। किसी के पास खूबियाँ ज़्यादा होंगी, किसी की हामियाँ ज़्यादा होंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मोर और लेस हम लोग काफ़ी हद तक सेम है। हाँ, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स या इंसान भी हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं, जिनमें ईवल साइड ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं फिक्शनल वर्ड से ही रिलेट करूँ तो हाशिम कारदार फ्रॉम नमल, उसकी एग्जाम्पल हमारे सामने काफ़ी क्लियर है। कैस कम्बीर फ्रॉम बिस्मिल बाय महरुनिसा शामीर, उसकी एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। और इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही क्योंकि ये विलन्स हैं तो इनको नेगेटिव बोल दो, काफ़ी सारे अच्छे कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं जिनकी कुछ ट्रेड्स जो है वो टॉक्सिक या रेड फ्लैग होती हैं, और इस सीरीज़ में हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। उसके साथ कुछ ऐसे भी सिचुएशंस या कैरेक्टर्स को जिन्हें मिस जज किया जाता है, जिनके साथ एक मिसकंसेप्शन जो है वो अटैच है, या हम उन्हें इतना पसंद करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ वाकई ही उनमें टॉक्सिक ट्रेड्स हैं। तो क्यों ना इससे पहले हम सब लोगों को एक फ़र्क पता होना चाहिए कि एक फ्लॉड कैरेक्टर क्या होता है, एक रेड फ्लैग कैरेक्टर क्या होता है, या एक टॉक्सिक कैरेक्टर क्या होता है। एंड बिलीव मी, इन तीनों में फ़र्क होता है, थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। और अगर हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरली समझें तो आई थिंक सो हमें नेक्स्ट टाइम कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए और उन्हें रीड करते हुए हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है कि अच्छा ये भी इंसान ही डिपिक्ट किए गए हैं और इनकी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनकी साइकी को कैसे प्रेजेंट किया गया, इनकी सिचुएशंस कैसी थी, तो क्या ये वाकई रेड फ्लैग है, टॉक्सिक है, या फ्लॉड कैरेक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ फ्लॉड कैरेक्टर को जो है वो शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये तो फ्लॉड वर्ड से ही काफ़ी सारा क्लियर है कि एक ऐसा इंसान होगा या कैरेक्टर होगा जो गलतियाँ कर रहा है, जिसकी वीकनेसेस हैं, जिसमें नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं, जिसका कैरेक्टर सारे का सारा बुरा नहीं है। ये आप और मैं आम इंसान हो सकते हैं। इसी वजह से अक्सर कैरेक्टर्स को रेड फ्लैग या स्ट्रेट आउट टॉक्सिक लेबल करने से मैं प्रेफर करती हूँ कि उनको फ्लॉड कैरेक्टर्स कहा जाए, क्योंकि उनमें खामियां होती हैं, ऐसी वीकनेसेस जिनका उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं भी होता और अंदाज़ा होता भी है। यानी ऐसी सर्टन ट्रेट्स जो अगर कॉमन वर्ड्स में, जो कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम कहेंगे कि एक ग्रे कैरेक्टर हो सकता है जिसके कुछ नेगेटिव शेड्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव शेड्स भी हो सकते हैं। जो फ्लॉड कैरेक्टर होते हैं ना, उनकी एक ही बात होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा होता है, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बेहतर हों, वो ग्रो करें। जैसे इसकी सादा सी मिसाल है, अगर आप लोगों ने नमल पढ़ा हो, नमल बाय निम्रा अहमद, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि नमल एक कैरेक्टर ड्रिवन नॉवल था। यानी नॉवल के जो किरदार थे वो कहानी को चला रहे थे, और आप देखते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं ग्रे थे, यानी उनमें खूबियां भी थी, उनमें खामियां भी थी। और नॉवल में ये स्टेटमेंट बहुत क्लियरली मेंशन है कि हर इंसान में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। ये उस पर मुनहसिर है कि वो किस हिस्से को या अपनी ज़ात की किन ट्रेड्स को चुनता है। जैसे हमारे सामने हाशिम है और हमें क्लियरली बताया कि हाशिम क्या कहता है कि मुझे 10 दफ़ा भी मौका मिलेगा तो मैं 10 दफ़ा भी यही करूँगा, यानी ही कम्प्लीटली एम्ब्रेस्ड हिज ईवलनेस। तो आई होप आपको इसे थोड़ी सी समझ तो आ गई होगी कि जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं या जिनमें वीकनेसेस होती हैं या जो अपने आप को इवॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, वो फ्लॉड कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रेड फ्लैग कैरेक्टर के बारे में। मुझे हमेशा से लगता था कि रेड फ्लैग होना ज़्यादा डेंजरस होगा, टॉक्सिक कैरेक्टर भी डेंजरस है, बट पता नहीं रेड फ्लैग का जो एक नाम सुनते ही आपके ज़हन में कॉनोटेशन आती है वो ये लगती है कि ये तो कम्प्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है। हालांकि टॉक्सिक का भी कुछ ऐसा ही मतलब है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क। बट लेट मी टेल यू गाइस कि टॉक्सिक कैरेक्टर्स ज़्यादा हार्मफुल हैं। लाइक द स्ट्रेट एंड द टर्म टॉक्सिक, इट मीन्स अ कंप्लीट नो। वेल, जो रेड फ्लैग कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे ही है कि जैसे रेड फ्लैग क्यों लगाया जाता है, अ साइन ऑफ वार्निंग कि भाई रुक जाओ, आगे खतरा है, या कुछ नेगेटिव होने वाला है, या कुछ डेंजरस होगा, कुछ हार्मफुल होने वाला है, कुछ डेंजरस होने वाला है। सो रेड फ्लैग कैरेक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं। यानी वो ओवरऑल तो आपको खूबसूरत भी लगेंगे, प्यारे भी लगेंगे, उनकी ट्रेट्स भी अच्छी होंगी, लेकिन उनमें कुछ मिन्यूटली ऐसी बातें होंगी जो आपको कहेंगी कि नो, लाइक स्टॉप हियर। या ऐसा हो सकता है कि अभी तो वो बहुत अच्छे हैं, बट इन द लॉन्ग रन या आगे चल के पॉसिबल टाइम्स में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, उनके चांसेस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूं तो आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी होगी यू। अब उसका जो मेन कैरेक्टर था, जो वो ओवरऑल तो देखने में काफ़ी प्यारा था, बट हैंडसम है, ऑब्सेस्ड लगता है, रोमांटिक भी है, लेकिन अंडरलाइंग ट्रेड्स उसकी जो हैं वो थोड़ी नेगेटिव हैं। यानी कि वो वायलेंट है, वो स्टॉकरिश है, और वो इतनी हेल्दी वाइब्स नहीं देता। इसी तरह क्रिश्चियन ग्रे का भी आप लोगों को आइडिया होगा। आई होप आप सबने उस सीरीज़ का नाम सुना ही होगा, या कहीं ना कहीं कुछ ना चांस जो हैं वो ज़रूर देखे होंगे। बेसिकली तो वो बुक्स हैं E.L. जेम्स की, 50 शेड्स ऑफ ग्रे की मैं बात कर रही हूँ। उसका जो मेन कैरेक्टर था क्रिश्चियन ग्रे, क्रिश्चियन के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो इमोशनली मैनिपुलेटिव था, वो कमांडिंग था, कंट्रोलिंग था। लेकिन अगर हम बिल्कुल सीरियस
सीरीज़ के एंड पे देखते हैं तो उसकी काफ़ी सारी ट्रेड्स अच्छी हो गई थी, या काफ़ी हद तक उसने अपने आप को ग्रूम किया था या बेहतर किया था। सो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि रेड फ्लैग कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो आपके लिए वार्निंग साइंस भी हैं, जो ऊपर से देखने में तो एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कुछ उसकी ट्रेड्स ऐसी हैं जो क्वेश्चनेबल ट्रेड्स हैं कि आप कहते हो कि नहीं, मुझे इसमें ये पसंद नहीं है। जो ये सीरीज़ है अनपॉपुलर ओपिनियन की, इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स के साथ जो एक ट्रेड अटैच की गई है या जो उनको लेबल किया गया है वो रेड फ्लैग कैरेक्टर के नाम से ही लेबल किया गया। तो फिर हम आगे चल के देखेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। सो टॉक्सिक कैरेक्टर की तरफ आते हैं। अगर एक टॉक्सिक कैरेक्टर है या टॉक्सिक होने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक इंसान कंसिस्टेंटली हार्मफुल है, अब्यूसिव है, वायलेंट है, कोई ना कोई उसमें ऐसी चीज़ है जो ना तो ठीक होगी ना वो करना चाहता है, और वो हर तरह से एक अब्यूज़ या वायलेंस डिपिक्ट कर रहा है। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो उसमें रिव्यू किया था और मैंने शाजिम के कैरेक्टर के बारे में बताया था। अब शाजिम जो मैं तेरा बिस्मिल हो गया उसका कैरेक्टर है, उसमें हम देखें तो ही वॉज अ स्ट्रेट आउट टॉक्सिक कैरेक्टर, यानी वो हर तरह से वायलेंट है, हर तरह की अब्यूज़ डिपिक्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, कंट्रोलिंग है, अब्यूसिव है, वायलेंट है, मैनिपुलेटिव है, अ कंप्लीट नो कैरेक्टर है। सो आई होप आप लोगों को एक डिमार्केशन जो है वो क्लियर हो गई होगी और ये हेल्प आउट करेगा हमें नेक्स्ट भी समझने में कि अच्छा कौन सा किरदार किस तरह का है। इसी तरह मुझे अचानक याद आ गया कि आप लोगों ने कबीर सिंह ज़रूर देखी होगी, शाहिद कपूर की जो मूवी है, उसमें अब मेन कैरेक्टर जो कबीर है उसके एंगर इश्यूज़ कितने ज़्यादा होते हैं। लाइक कबीर ओवरऑल हमारे सामने एक रेड फ्लैग के तौर पर आता है। वो पूरे का पूरा बुरा इंसान नहीं है, ना ही बुरा कैरेक्टर है, लेकिन उसकी कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो कि क्वेश्चनेबल ट्रेड्स हैं। प्रीति के साथ तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसके एंगर इश्यूज़ इतने ज़्यादा है कि वो प्रीति की तरफ भी वायलेंट हो रहा है। सो उसका लव भले इंटेंस है लेकिन वो काफ़ी डेंजरस वाइब भी देता है। तो खैर हम आगे चल के जो है वो इस सारे लेंस से कैरेक्टर्स को देखेंगे। अच्छा, इस सारी डिटेल के बाद मैं प्रॉपर आ जाती हूँ अपने ओपिनियन के बारे में। तो इमामा हाशिम के बारे में कहा जाता है कि इमामा एक बिल्कुल ही सबमिसिव सी लड़की थी, साइकोलॉजिकली भी वो इतनी कोई शार्प नहीं थी, और शी डिड नॉट डिज़र्व सालार। और उसके अलावा भी स्पेसिफिकली जिस ओपिनियन को मैंने पढ़ा और जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, वो यही था कि क्योंकि इमामा ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की, वो एक बहुत अच्छी बीवी थी और उसने एक नस्ल की पैदावार की, उसको प्रॉपर्ली ग्रूम किया, तो जी वो कैसे रेड फ्लैग कैरेक्टर हो सकती है। ये राइटर की तरफ से उनका एक जवाबी स्टैंस था। और मुझे अव्वल तो ये बात भी काफ़ी अजीब लगी कि इमामा एक रेड फ्लैग कैरेक्टर, नो आई डोंट थिंक सो, आई कंप्लीटली डिसएग्री। सेकेंडली, क्या इमामा की पूरी के पूरी कैरेक्टर आर्क सिर्फ यही है कि वो एक अच्छी वफादार बीवी थी और उसने जिब्रील, हुमैन, अनाया और रिमशा की अच्छी परवरिश की और वो बिल्कुल एंड तक सलार के साथ वफादार रही, उसने एक घर बनाया और बस जी इस वजह से वो एक बहुत अच्छी औरत है क्योंकि उसने एक नस्ल की परवरिश की और एक अच्छी वफादार बीवी रही। लाइक जस्ट दिस, एक इतने अच्छे वेल रिटन कैरेक्टर को और उसकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेड आर्क को आप सिर्फ इन चंद वर्ड्स के साथ लिमिटाइज और डिफाइन कर देते हो। ये इमामा के कैरेक्टर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ये उमैरा अहमद की राइटिंग के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि जिस तरह से उन्होंने इमामा के कैरेक्टर को लिखा है। एंड आई एम डेफिनेटली टॉकिंग हियर अबाउट बोथ बुक्स, पीरे कामिल में भी और आबे हयात में भी। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो हम इमामा के कैरेक्टर को समझते हैं। इमामा का कैरेक्टर पीरे कामिल में एक डिफरेंट कैरेक्टर लगता है और वही कैरेक्टर आबे हयात में हमें कंप्लीटली डिफरेंट शेड्स के साथ पता चलता है। क्यों? क्योंकि पीरे कामिल की इमामा जो है वो अपनी ज़िंदगी में वो भी इनिशियल स्टेज में है अपने प्रोफेशन के, शी इज़ यंग, 19 ईयर्स ऑफ हर एज, वहाँ से नॉवल जो है वो स्टार्ट होता है। और जो पीरे का आबे हयात की इमामा है उसमें उसकी शादी हो चुकी है, शी इज़ राउंड अबाउट 30 ईयर्स ऑफ हर एज और सलार भी इतनी ही उम्र का है। अब बीच के जो टाइम लैप्स है उसने 9 से 10 साल का अरसा अकेले गुजारा है और पीरे कामिल और आबे हयात के दरमियान हम इस सारे टाइम लैप्स को नोट करते हैं। वैसे तो जिन्होंने पीरे कामिल पढ़ा उन्हें पता होगा कि उसके लास्ट सीन में ही 9 साल गुजर जाते हैं और आबे हयात फिर आगे से वहीं से कंटिन्यूड है, उसी की कंटिन्यूएशन है। लेकिन मैं ओवरऑल क्लियरेंस के लिए बता रही हूँ कि किसी भी किरदार को समझने के लिए ज़ाहिर बात है हमें बहुत स्टार्ट से ही उसको समझना ज़रूरी है। लोगों को वैसे भी बहुत आदत होती है, हम लोग लड़कियाँ खास तौर पर मेल कैरेक्टर्स को इतनी हाइप देते हैं हमारे फिक्शनल वर्ल्ड में, औरतों को या फीमेल कैरेक्टर्स को मे बी उस रिस्पेक्ट से, उस एडमिरेशन से दिखा ही नहीं जाता जो वो डिज़र्व करती हैं। लोग सिर्फ उनको उनके चंद ट्रेड्स की बिना पर जो है वो जज कर लेते हैं या लेबल कर देते हैं, और मर्द जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक अलग तरह से ही हाइप दी हुई है। और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि सलार को पसंद करना अपनी जगह पर, लेकिन इस मामले में हम लोग इमामा के साथ अक्सर ज़्यादती कर जाते हैं। अगर गाइस हम लोग नोटिस करें तो इमामा और सलार दोनों ही कहीं ना कहीं तबाही के दहाने पे थे पीरे कामिल में। सलार तो कम्प्लीटली एक ऐसी ज़िंदगी गुजारा था जो एक नॉन मुस्लिम की ज़िंदगी होती है, और इमामा भले एक प्रैक्टिकल मुस्लिम थी लेकिन जो उसके बिलीव्स थे वो कम्प्लीटली अगेंस्ट थे इस्लाम के, जिसका उसको पता नहीं था। और जैसे ही उसको इस चीज़ की क्लियरेंस हुई, पता चला, तो शी स्विच्ड फ्रॉम कादियानियत से प्रॉपर एक प्रैक्टिकल मुस्लिम जो अल्लाह को और उसके नबी को मुकम्मल दिल के साथ, अपने पूरे ईमान के साथ और अपनी पूरी नीयत के साथ एक्सेप्ट कर रही है, हर तरह से जान रही है। फिर एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल
अल्लाह ताला को दे दिए, अपने नबी की मोहब्बत में लगा दिए। और आगे की सारी ज़िंदगी तो हमें वैसे ही पता है, लेकिन ये ऐसे साल थे जो इमामा के लिए बहुत टफ़ थे। वो अपनी टीन एज से निकल रही है और वो एडल्टहुड में है, और वो एक लड़की है, उसके घर का माहौल भी सख्त है। उसके अलावा वो एक ही बहन है, बाकी सारे उसके भाई हैं। उसके वालिद जो हैं वो एक तबलीगी जमात के साथ लिंक हैं। कितने सारे चैलेंजेस थे इमामा के लिए, और इस सारी सिचुएशन में अंडरस्टैंड करते हुए उससे निकलना। हम सब लोग शायद सिर्फ ये देखते हैं कि जी इमामा ने जलाल के साथ मोहब्बत कर ली, इमामा जलाल के लिए घर से निकल गई, और इमामा को जलाल की नात से प्यार हो गया, जिसकी वजह से वो आवाज़ के इश्क की वजह से फर्दर भी उसे पसंद करने लगी। तो इमामा तो जी बड़ी बेवफा है, या उसने बड़ा गलत किया। कैन वी प्लीज़ ब्रॉड और लेंस, और हम सिर्फ ये देखें कि इमामा की स्ट्रगल्स क्या थी, इमामा के चैलेंजेस क्या थे, और इमामा ने किस तरह एक कंफर्ट जोन से निकल के रुलने वाली और लिटरली ठुड्डे खाने वाली ज़िंदगी गुजारी। वो इतने साल दर बदर होती रही है, उसके पास प्रॉपर अपना कोई ठिकाना नहीं था। वो तो अल्लाह ताला है ना, और अल्लाह के नबी हैं, जिनकी मोहब्बत में अगर हम अपना कुछ भी छोड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला तो कभी भी कर्ज नहीं रखते, और वो अपने बंदे को रुसवा होने ही नहीं देते, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और नॉवल काफ़ी हद तक इस एक चीज़ पे था। अगर हम इसको नहीं समझते, इमामा के कैरेक्टर को इस लेंस से नहीं देखते, तो फिर हम नॉवल के असल मकसद को ही निगेट कर देते हैं। ये सिर्फ कोई प्यार भरी मोहब्बत की दास्तान नहीं है कि सलार और इमामा जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 9 साल सलार ने इमामा का इंतज़ार किया, और अब वो मिल गए हैं, और सलार इमामा के नखरे उठा रहा है, तो इमामा जो है वो सलार को वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही, जो कि बेसिकली तो वो दे रही है हर तरह से। वो एक अच्छी बीवी थी, और एक अच्छी लड़की भी थी, एक अच्छी मुसलमान थी। इवन मैं कहूँगी वो सलार से ज़्यादा अच्छी मुसलमान थी। बाद में सलार का ज़ाहिर बात है स्टैंस बदल गया। तो है मैं ये कह रही हूँ कि और नॉवल सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है। फिर अगर हम इमामा के कैरेक्टर को फर्दर अंडरस्टैंड करें, तो एक तो अपने घर को छोड़ना, किसी दूसरी जगह पर जाना, और फिर अपने मज़हब से शिफ्ट होना। आपकी कोड ऑफ कंडक्ट में, कोड ऑफ एथिक्स में, आपकी लाइफ में एक कंप्लीट शिफ्ट आता है। ज़रा इमामा की जगह पर खुद को रखें और सोचें, और फिर सिर्फ ये देखें कि एक लड़की जिसको सारी लग्जरीज अवेलेबल थी, जो डॉक्टर बने जा रही थी, जो बहुत काबिल थी और जो बहुत हशाश बशाश थी। वो सलार को एक थप्पड़ मार देती है खींच के, और उसके अलावा वो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करने आती है। प्रॉपर अगर सलार और उसकी किसी बात पे बहस हो रही है, वो तो जवाबी कार्रवाई में प्रॉपर उससे बात कर रही है, उसको फिलबदी जवाब दे रही है, उसको लोडेड पिस्टल दिखा देती है, अपने घर की छत फलांग के रात के टाइम उसके पास आती है। फिर उसी रात की तन्हाई में वो सलार की हेल्प लेते हुए अपना घर छोड़ के चली गई है। ये छोटे डिसीजंस नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े हैं। तो उसका कैरेक्टर तो इतना मजबूती के साथ लिखा गया। वो एक अलग बात है कि जब उसने 9 साल ये ठोकरें खाई हैं, वो दर बदर होती रही है, उसके पास वो सब कुछ मौजूद नहीं था, और उसको इन चीज़ों की चाह थी भी नहीं, उसको मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ख्वाहिश रही भी नहीं थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उससे बड़ा कुछ हो गया था, उसकी ज़िंदगी में कंप्लीट शिफ्ट आ गया था। और फिर अपने मज़हब तब्दील करने के बाद भी अगर एक इंसान उसको पसंद आया जलाल, और वो उसको नहीं मिला, तो वो अंदर से भी कहीं ना कहीं टूट गई थी। फिर किसी और के रहमो करम पे, किसी और के सहारे पे अपनी ज़िंदगी के 9-10 साल गुजारना, ये आपको एज अ पर्सन काफ़ी हद तक हिट करता है, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हिट करता है। सो इमामा एक शार्प, वाइज, प्रॉपर, कीन और इंटेलिजेंट कैरेक्टर थी, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस इस तरह से शेप हुए कि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हिट हुई। उसके अलावा वो बहुत सेंसिटिव हो गई, जिसने उसकी लाइफ को ऐसे शेप कर दिया कि वो एक ककून में बंद होकर रह गई। उसकी लाइफ बहुत लिमिटाइज हो गई थी, और वो उससे बहुत खुश थी। रिमेंबर, वो आबे हयात में सलार को कहती भी है कि चाहे मैं थोड़ा ही सांस लेती थी, लेकिन मैं इस चीज़ से खुश थी, और मेरे लिए ये ज़िंदगी बिल्कुल ठीक थी। बाद में सलार है वो उसको काफ़ी हद तक मजीद विजन देता है कि तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगता होगा, लेकिन ये इतना नॉर्मल नहीं है, और बेशक जो ज़िंदगी तुम गुजार कर आई हो वो वाकई ही काफ़ी तकलीफ देती, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं, और अब हम एक नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, जो कि आगे हमें प्रॉपर्ली क्लियर हो जाता है। लेकिन इस बात पर इमामा को सिर्फ लिमिटाइज कर देना कि जी उसने एक नस्ल की परवरिश की, या वो सलार को वो इज़्ज़त नहीं दे सकी, जो कि मैं फिर कहूँगी कि वो सलार को इज़्ज़त देती थी, प्रॉपरली इज़्ज़त देती थी, वो इतनी वफादार थी। लड़कियों का ये कहना कि जब भी सलार उसको आई लव यू बोलता था तो वो सिर्फ थैंक यू कह देती थी, ये सारी चीज़ें सिर्फ इमामा के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती, शी वॉज मोर देन दैट। और उसके अलावा क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी हुई थी, सलार खुद ये क्वेश्चन करता है कि ये तो वो लड़की है ही नहीं जो रात की तन्हाई में अपने घर की छत फलांग कर, दीवार कूद कर हमारे घर आई थी, जिसने मुझे एक दफ़ा बैंडेज किया था, जिसने मुझे एक दफ़ा थप्पड़ भी मारा था, या मुझे लोडेड पिस्टल दिखा दिया था रात की तन्हाई में मेरे साथ एक शहर छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी खैराबाद कह के एक नई ज़िंदगी उसने शुरू की। ये वो लड़की नहीं है, ये उस इमामा से बहुत मुख्तलिफ है। सब कुछ तो नॉवल में खुद ही इतना क्लियर है। सो आई थिंक सो ये इमामा के साथ बहुत ज़्यादती होगी। कभी भी ये कहा ही नहीं जा सकता कि इमामा जो है वो एक रेड फ्लैग कैरेक्टर थी, या इमामा का कैरेक्टर वीक था। आई थिंक सो इमामा का कैरेक्टर इतना खूबसूरती से लिखा गया, वो हम लड़कियों के लिए एक मिसाल है। शी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट वुमेन आउट देयर, आई मस्ट से, क्योंकि अल्लाह के लिए और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए वो हर तरह की चीज़ को, हर तरह की लग्जरीज़ को खैराबाद कह रही है, गुड बाय कह रही है, अपनी ज़िंदगी को एक अलग लेंस से देख रही है। फिर क्योंकि वो इंसान है, उसने जीना है, तो जाहिर बात है वो कोई ना कोई तो अपनी मसरूफियत उठाएगी, जिसमें वो स्केच कर लेती थी, कभी पेंटिंग कर लेती थी, किताबें पढ़ लेती थी, मुख्तलिफ चीज़ें खरीद लेती थी, किसी स्कूल में पढ़ा लिया उसने। तो ये सब तो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलता है।
क्योंकि इमामा ने डेफिनेटली जीना तो था। चले इसी एक बात को अगर और ज़्यादा एनालाइज किया जाए तो हम लोग सलार की तो बहुत तारीफ़ें करते हैं कि वो इमामा के लिए ये करता था, वो करता था, उसका ख्याल रखता था, अपना लव बहुत ओपनली कन्फेस कर रहा था, दुनिया की हर नेमत उसने उसको ला कर दे दी। तो हम ये क्यों नहीं देखते कि इमामा घर में रहते हुए हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड तो कर रही है सलार को, वो उसको इमोशनली भी सपोर्ट कर रही है, वो उसको उसकी ज़िंदगी की काफ़ी नई राहें दिखाने में हेल्प आउट करती है। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टैंस है, रिमेंबर बाब हयात है, वो सूद के बारे में है कि सूद कितनी बड़ी लानत है। और सबसे पहले सूद के बारे में या उस टॉपिक को कौन इनिशिएट करता है? इमामा। और इमामा सलार को प्रॉपरली कहती है कि तुम तो खुद इतने प्रैक्टिकल मुसलमान हो और तुम्हें सही और गलत का भी पता है, तुम हाफिज़ कुरान भी हो, तो तुम सूद जैसी लानत के साथ क्यों अटैच हो? तुम इस चीज़ को क्यों नहीं छोड़ देते? और आगे से सलार का जवाब बहुत प्यारा होता है, विच आई एडमायर। वो उसे कहता है कि मैं जब कभी भी ये छोड़ूंगा मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अल्लाह के लिए छोड़ूंगा। और फिर आगे से इमामा का जवाब भी उतना ही प्यारा होता है, वो उसको कहती है तो फिर अल्लाह के लिए इसको छोड़ दो। लाइक यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि इमामा वॉज द वन जो कि खुद सलार चीख चीख के बोल रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करने के लिए और मुझे सही रास्ते बताने के लिए, उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए इमामा वॉज ऑलवेज देयर। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं कि जी इमामा ने लाड उठवा लिए क्योंकि वो बीवी थी और उसके अलावा वो एक लड़की थी। लड़कियों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग तरह से शेप्ड होती हैं और लड़कों की, मर्दों की अलग तरह से हैं। और जो उमैरा अहमद का रीडर है, अगर वो उनकी बुक्स को पढ़ता आया तो वो बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझ लेगा कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उमैरा अहमद इतनी खूबसूरती से ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी को और ह्यूमन कैरेक्टर्स को, उनकी साइकी को डायसेक्ट करती हैं, मर्द और औरत, उनकी ज़ात को, और उनके साथ जो ट्रेट्स अटैच हैं कि आप खुद फील करते हो, खुद देखते हो कि हाँ ये तो हमारे इर्द गिर्द ही, यह हमारा अपना ही अक्स है इनमें। और इसी तरह अगर प्रैक्टिकल मुस्लिम के तौर पर देखा जाए तो सलार खुद जो है वो खाना काबा के सामने खड़े होकर इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि मुझे अल्लाह ताला जी आपने दुनिया में पैदा की जाने वाली पाक और मोमिन औरतों में से ऐसी औरत का साथ अता कर दिया है जो कि पाकीज़गी में भी और जो प्रैक्टिकल मुसलमान होने के नाम पे भी मुझसे कई ज़्यादा आगे है, जो कि ईमान के दर्जे में, प्रैक्टिकलिटी में बीइंग अ मुस्लिम मुझसे काफ़ी आगे है। और मेरे हाथ में तो ये काफ़ी भारी और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। सो हम किस तरह कह सकते हैं कि इमामा जो है वो सिर्फ एक टिपिकलिटीज़ और कन्वेंशनलिज्म अटैच था कि जी उसने 4 बच्चे उनकी परवरिश की है, 3 बच्चों को पैदा किया है और उसके अलावा घर में अपने शोहर का ख्याल रखा है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि इन चीज़ों को निकाला जाए, ये एडमिरेबल हैं और जो भी औरत ये करती है ये बहुत खूबसूरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मज़हब में जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं, हमारे बेसिक जो रोल्स हैं एज एन औरत और बीवी होते हुए, माँ होते हुए, वो यही हैं। लेकिन इमामा का कैरेक्टर सिर्फ इन रोल्स को के साथ अटैच करके उसको डिफाइन नहीं करता। शी वॉज वे मोर देन दैट, और वो हमें पीरे कामिल में भी पता चलता है और वो हमें आबे हयात में भी पता चलता है। सिर्फ उसका हर दफ़ा सलार को जवाब में आई लव यू टू और लव कन्फेशन ना करना इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि जी वो कोई जलाल के साथ मोहब्बत में मुब्तला थी। वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी थी इतने सालों में, उसने इतनी ठोकरें खाई थी, उसने हर तरह के लोग देखे थे, उसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी ज़ात पहले जैसी रही ही नहीं थी। उसकी ज़ात का वो एतमाद कहीं ना कहीं कम हो गया था, जो कि काफ़ी हद तक बहुत नॉर्मल भी है। और ये तो नॉवल में इतना क्लियरली डिपिक्टेड है। इमामा खुद कह रही होती है कि मैं कभी भी ऐसा नखरा करने वाली, ऐसी जिद करने वाली तो नहीं थी। वो ये वजह है कि सलार जैसा इंसान मुझे पता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे नखरे उठाएगा और जब भी कभी मैं जिद करूँगी तो वो उसको पूरा भी करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे इर्द गिर्द जो ये दीवारें खड़ी कर ली हैं मैंने, या ये जो दीवारें बन गई थी वो गिर रही हैं और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस भी हो रहा है। और सलार खुद भी इस चीज़ को एडमायर करता है कि इमामा ऐसी नहीं थी और वक्त है, हालात थे, उसने उनको ऐसा कर दिया और वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही है, वो ठीक हो रही है और वो ठीक हो भी जाएगी। सो मैं यही कहूँगी कि अ ह्यूज नो कि इमामा कोई रेड फ्लैग कैरेक्टर थी कभी भी। मुझे तो कभी पीरे कामिल को पढ़ के भी नहीं लगा है, तब तो शी वॉज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। वो इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ किरदार है, मुझे वो इतनी प्यारी लगती थी, इतनी हेड स्ट्रॉन्ग भी। और उसके बाद फिर पीरे कामिल में अगर सिर्फ और सिर्फ उसको सलार की बीवी के तौर पर ही अटैच किया जाएगा तो तब भी मैं कहूँगी कि ये उसके किरदार के साथ ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी। वो एक बहुत अच्छी बीवी थी और एक बहुत ही अच्छी माँ थी और वो सलार के साथ इतनी वफादार थी, उसको इज्जत देने वाली थी। खाना काबा में बैठ के वो ये कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब मोहब्बत करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी वफादार ज़रूर रहूँगी। इससे बड़ा कन्फेशन आप और क्या मांगते हो? और इन सब चीज़ों से हट के भी इमामा वॉज वे मोर देन दैट। उसकी स्पिरिचुअल जर्नी और ओवरऑल जो उसके थॉट्स थे इतने स्ट्रॉन्ग थे, उसका प्रैक्टिकल मुस्लिम होना, उसका सलार को बहुत सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेशन प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट करना, दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ हर कैरेक्टर। इसी तरह जब एंड पे वो अपने वालिद को भी माफ़ कर देती है, कितनी सारी चीज़ें हैं। हम इमामा में एक ग्रेजुअल ग्रोथ देखते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि एक किरदार जो है वो आइडियलिज्म की राहों को छू रहा हो और हम बस उसी को ही एडमायर करते जाएं, जो कि सलार के साथ होता है। एंड नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द परफेक्ट रिटन कैरेक्टर देयर। काफ़ी आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है और मुझे खुद भी काफ़ी पसंद है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि हम इमामा को सिर्फ सलार के लेंस से देखें और इमामा को इमामा के तौर पर ना देखें। सो
मुझे लगता है कि ये एक जो अनपॉपुलर ओपिनियन है ये काफ़ी फ्लॉड है, काफ़ी इमेच्योर सा है, काफ़ी अंडर डेवलप है। और मुझे हैरत हो रही थी कि ये एक राइटर की तरफ से भी आ रहा है। लाइक ऑफ कोर्स राइटर्स जो हैं उनका विजन बहुत अलग तरह से ब्रॉड होता है, बट आई इक्वली अंडरस्टैंड कि सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पर्सपेक्टिव जो है वो ठीक हो। तो अगर आप लोगों में से भी कोई इमामा को इस तरह देखता है तो आप लोग भी अपने विजन को थोड़ा सा ब्रॉड करें, अपने लेंस को इन्हांस करें। सलार को पसंद करना है आप उसको करें, लेकिन इमामा को सिर्फ एक माँ और एक बीवी होने की लेंस से जो है वो या सोच से हम लोग नहीं देख सकते। उसका कैरेक्टर इससे ज़्यादा लिखा गया हुआ है। मेरे नज़दीक इमामा में ऐसा कोई इतना फ्लॉ नहीं था। सिर्फ ये एक चीज़ थी कि हालात और वक्त ने उसको काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकली सेंसिटिव बना दिया था, या उसकी नेचर में ये एक चीज़ आ गई थी कि उसको पता था कि सलार जो है ही इज़ आउट देयर फॉर हर, और वो उसको इस तरह से पैम्पर कर रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं जब आपको पता हो कि फ़लाँ इंसान जो है वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरेगा, या वो आपके नखरे उठा लेगा, या वो आपसे इस तरह से मोहब्बत करता है, आपको ऐसे पसंद करता है, फिर आप उसको थोड़ा नखरा भी दिखा देते हो। मुझे थोड़ी सी हैरानगी ये भी हो रही थी कि तो आबे हयात को अच्छे से पढ़ा है तो हमें ये चीज़ भी बहुत क्लियर हो जाएगी कि कैसे इमामा सारा टाइम सलार के काम करने में और उसको अपनी तरफ से खुशी देने में हमेशा मगन रहती थी। उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी कि सलार के लिए मैं कुछ अच्छा करूं और उसके काम करूं। इस पे तो सलार के पर्सपेक्टिव से, सलार के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डिटेल में लिखा गया है कि उसको इमामा की वजह से फ़लाँ चीज़ अच्छी लगने लग गई थी, वो उसके लिए एफ़र्ट कर रही थी और उसकी एफ़र्ट्स उसको बहुत पसंद आ रही थी। तो मुझे लगता है कि उमैरा अहमद ने लिखा ही इस खूबसूरती के साथ है कि एक मर्द है, उसकी ट्रेड्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वाज़े किया हुआ है, और दूसरी तरफ एक औरत है इमामा, उसको वाज़े किया गया कि दोनों अपने अपने मदार में रहते हुए, अपने अपने सर्कल्स में रहते हुए किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ वफादार है। अगर हम लोग ये देखें कि सलार की तरह इमामा की लाइफ प्रिविलेज्ड नहीं थी। बाद में इमामा ने अपने आप को किसी और के रहमो करम पे रहते हुए अपनी ज़िंदगी को फर्दर शेप किया अल्लाह ताला के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। इक्वली सलार जो है वो अपने घर पे ही था, या उसको कहीं ना कहीं उसकी फैमिली की एक सपोर्ट थी, और वो काम कर रहा था और वो अपनी लाइफ को अपने लिहाज से डिफ़ाइन कर रहा था। तो ये एक मर्द और एक औरत की ज़ात को भी काफ़ी हद तक क्लियर करता है कि किस तरह उसके चैलेंजेस उसके लिए थे और सलार के एक मर्द होने के नाते थे। तो फिर नेक्स्ट सलार पे था कि उसने उन्हीं चीज़ों को, अपनी लग्जरीज़ को, अपने सरमाए को, अपनी काबिलियत को पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। बट वो सारी चीज़ें उसके साथ प्रेजेंट थी, और इमामा डॉक्टर सिब्ते अली के घर रह रही थी और सईदा अम्मा के साथ रह रही थी। बेशक वो लोग उनका ख्याल रखते थे, लेकिन ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपने घर में रहो तो आप किसी और तरह रहोगे, आप खुला सांस लोगे, आप आज़ाद होगे, आप पे साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर नहीं होगा। और आप किसी और के घर में रहो और आप हॉस्टल में रहो तो आपको हमेशा एक सेंस ऑफ अदरनेस वाला एहसास होगा, आप कभी भी उस जगह का हिस्सा नहीं बन पाओगे। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इमामा के कैरेक्टर के अंदर ऐड होती जाती है। और फिर फर्दर जब हम आबे हयात पढ़ते हैं और एंडिंग तक हमें काफ़ी हद तक इमामा का कैरेक्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि इमामा अब वैसी नहीं रही। शुरू के कुछ साल थे उनकी ज़िंदगी के, और उसमें इमामा भी अपने खोल से बाहर आ रही थी, चीज़ें उसके लिए आसान नहीं थी। अब इमामा को फर्दर हम काफ़ी डिफरेंट जो है वो लेंस में देखते हैं, काफ़ी डिफरेंट वे में देखते हैं। और सलार खुद भी उसको एक पॉइंट पे कहता है कि तुम तो अब काफ़ी मजबूत हो गई हो। सो दैट वाज कि तुम इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो गई हो, इमोशनली काफ़ी करेजियस हो गई हो, अब पे उदास नहीं हो जाती, रोने नहीं लग जाती, क्योंकि उस टाइम पर साइकोलॉजिकली वो काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी, उस तरह से उसकी ज़िंदगी लिमिटाइज हो गई थी। तो फिर वो सब कुछ भी उसके कैरेक्टर में झलक रहा था। सो ओवरऑल ये मेरी तरफ से था POV जो कि इमामा के कैरेक्टर पे भी था, और साथ में ये भी कि आई वुड नॉट कैटेगराइज हर एज अ रेड फ्लैग, नो नॉट एट ऑल। कुछ चीज़ों में यस फ्लॉज जैसे सबके साथ होते हैं, वो कुछ उसमें भी थे, लेकिन ना तो हम उसकी लॉयल्टी को टेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा जो उसका कैरेक्टर है जिस लाइट में प्रेजेंटेड है, शी वॉज वंडरफुल। हम सब लोगों को सलार सिकंदर तो चाहिए, लेकिन हम में से कोई भी इमामा हाशिम नहीं बन रहा होता। हम लोग ये नहीं देखते कि सलार भी उन्हीं जैसे ही लोगों को मिल रहे होते हैं जो कि फिर दूसरी तरफ इमामा होती हैं, या वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कम्प्लीटली चला रहे होते हैं। सो आई थिंक सो दिस इज़ क्वाइट अ हिट फॉर अस, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो सलार की एक नीड या उसकी एक हाइप जो है वो हमने क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम इमामा के कैरेक्टर को काफ़ी निगलेक्ट कर देते हैं, या सलार का कैरेक्टर जो है वो उसको ओवर शेडो कर देता है। तो आई होप आप सब लोग भी इस चीज़ से अग्री करते होंगे। आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई होप कि यूट्यूब नॉवल से हटकर भी आप अच्छे नॉवेल्स को, बुक्स को इनटेक करें। किसी ने अगर ये 2 नॉवेल्स नहीं पढ़े, पीरे कामिल एंड आबे हयात बाय उमैरा अहमद, तो मस्ट रीड नॉवेल्स हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इतना कुछ लर्न करते हो, सीखते हो, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको पढ़कर। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद थक जाती हूँ कभी कभी यूट्यूब नॉवेल्स को रिव्यू करते हुए। ये अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं, इनमें वो मैच्योरिटी नहीं है। सो ऑन एंड ऑफ आई ट्राई कि मैं ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ को हम लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे, और डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट अनपॉपुलर वर्जन्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में भी अगर कोई अनपॉपुलर ओपिनियन है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में। आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, क्या रिमार्क्स हैं, आप लोग कैसे सोचते हो इन सब चीज़ों को, वो भी बताइएगा। और नेक्स्ट आप लोग ये देखिएगा कि हमें कैरेक्टर को टॉक्सिक लेबल करना है, रेड फ्लैग लेबल करना है, या वो एक फ्लॉयड कैरेक्टर हो सकता है, ग्रे कैरेक्टर हो सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप you guys enjoyed. I'll meet you with another unpopular opinion or a version regarding a different character and different story novel. Till then, Allah Hafiz.